Hello everyone, welcome to GSF Civil Services classes. I am Anjali Joshi. I am selected in 67th BPSC as a planning officer. And in today's video, we will be seeing the last 20 days plan and strategy for 69 BPSC mains. आप सभी को पता है कि 69 BPSC मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो 3rd to 7th ऑफ जैन 2024 को होने वाला है। तो अभी कुल 20 डेज़ मैं लेके चल रही हूँ कि अभी बाकी है, जिसमें आप अभी की आपकी क्या प्लान और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप जो अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज़ कर सको और जो आप अपनी एग्ज़ाम में वहाँ पे रिप्रोड्यूस करके आ सको जो आपने अपनी तैयारी की है। तो इस रिगार्डिंग में हम देखेंगे कि जो प्रिपरेशन की जो कैटेगरीज़ होती है कि आप किस कैटेगरी में गिरते हो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से। तो इस कैटेगरी को बनाने के लिए मैंने 2 क्राइटेरिया लिया है। पहला कि आपकी नोट्स मेकिंग कंप्लीट है या नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया है। इसी में सब्स्यूम है कि आपने टेस्ट भी लिखना स्टार्ट कर दिया है फुल लेंथ। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 कैटेगरी बनाया है। एक सिंसियर कैटेगरी जिन्होंने अब तक सिंसियर प्रिपरेशन किया है, एक दूसरा है कि नॉट सो सिंसियर प्रिपरेशन अंटिल नाउ। तो सिंसियर प्रिपरेशन में उनको लेती हूँ जिन्होंने नोट्स मेकिंग अपने कंप्लीट कर लिए हैं एंड उन्होंने एटलीस्ट एक GS1, एक GS2 और एक ऐसे फुल लेंथ टेस्ट लिख लिया है। ठीक है, तो उनको मैं सिंसियर कैटेगरी में रखती हूँ। और जिन्होंने ये दोनों चीज़ें नहीं की है तो उन्हें मैं नॉट सो सिंसियर प्रिपरेशन में रख रही हूँ। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं कि जिन्होंने नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए हैं और जिनके पास नोट्स भी नहीं है। तो पहले मैं इधर आती हूँ जिन्होंने अभी तक सिंसियर प्रिपरेशन कर लिया है। सिंसियर प्रिपरेशन जिन्होंने कर लिया है उन्होंने आंसर राइटिंग भी चालू कर लिया, अपने नोट्स मेकिंग भी कर लिए हैं, ऐसे के भी फुल लेंथ उन्होंने एक प्रैक्टिस कर लिया है। इससे ज़्यादा भी किया है लेकिन एक तो किया ही है। तो इसमें आपका क्या शेड्यूल रहेगा? पहला, आपकी जो भी नोट्स हैं उसको आप क्या करो, इसको आप सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करोगे। ठीक है, और जो भी मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स आपको लग रहे हैं जिसकी लिस्ट इसी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में या वीडियोस के सेक्शन में देख लेना। पॉलिटी की, हिस्ट्री की और इको एंड ज्योग्राफी की प्रोबेबल टॉपिक्स अपलोडेड हैं। ठीक है, उसकी आप मोस्टली रिवीजन करो। और क्या करो, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है तो तब तो ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का जितना भी शेड्यूल होता है तो होता है कि वीक में एक दिन टेस्ट होती है। ठीक है, तो बाकी के दिन को भी आप यूटिलाइज करोगे ना आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो आप जो टॉपिक्स मान लो आपने लिया कि मैं चलो अभी एक दिन जो मैं है इसमें मैं GS1 का जो सेक्शंस है उसको रिवाइज करूँगा, तो आप सब नहीं कर पाओगे, राइट? पॉसिबल नहीं है। तो आप देखो कि चलो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमें पता है कि आर्ट्स का जो फॉर्म्स है वो इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर मॉडर्न आर्ट पहले लिख रखा है, ठीक है, तो अब आप जाओ ना पाला पे लिखो ना, आप पाला रिवीजन करो और इसको जो अपना जो आंसर राइटिंग करोगे उसमें एक क्वेश्चन डालो पाला पे। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? BPSC के PYQs उठा लो पाला पे। ठीक है, उसी तरह मान लो आपने आइडियोलॉजी रिवीजन कर रखा है, मान लो आपने गांधी जी की आइडियोलॉजी रिवीजन कर रखी है। ठीक है, आप नेक्स्ट पे जाओ ना, आप नेहरू जी की आइडियोलॉजी ले लो, उसका एक क्वेश्चन डालो अपने आंसर राइटिंग पे जो डेली आप करोगे, तो नेहरू जी पे। इसी तरह आपको रिवीजन करना है, मतलब 2 दिन का लो, एक दिन आप रिवीजन के लिए रखो कि मुझे नेक्स्ट डे क्या लिखना है GS के लिए, GS1 के लिए अगर आप GS1 ले रहे हो, और उस दिन जो लिखो उसी दिन आप 1 घंटा दे के उसको एनालाइज कर लो। ठीक है, अब मैं एनालिसिस पे आती हूँ। जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ली रखी होगी, क्योंकि मैंने जब टेस्ट सीरीज़ ली थी तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल यही था ना कि मैं आंसर राइटिंग कर लेती थी। ठीक है, आंसर राइटिंग होता था और जो रैंक वगैरह बनते थे तो अगर रैंक अच्छी आती थी तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। और टू बी ऑनेस्ट इनकी एनालिसिस मेरे कोई काम नहीं आती थी, क्योंकि इनकी एनालिसिस में लिखा होता था गुड एफर्ट, एक्सीलेंट, नाइस,
एंड मार्क्स वही एवरेज देते थे 17, 19, 20, 18 ऐसे ही देते थे ये, ठीक है। तो यही मार्क्स देते थे और इसमें वो लिख देते शॉर्ट वाले में 4, 5, कभी 6 दे दिया और उस पर लिख देते थे गुड। बट इन्होंने बताया नहीं कि क्या गड़बड़ है, क्योंकि आप देखोगे जो इस साल के टॉपर्स की कॉपी GS2 में आपको दिखेगा कि उनको GS2 के कुछ क्वेश्चंस में 27 मार्क्स भी मिले हैं, 25 मार्क्स भी मिले हैं। तो इस चीज़ को 20 को 22 को यहाँ तक ले जाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा। और ये तो आप इग्नोर नहीं कर सकते कि सब्जेक्टिवनेस है, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ सब्जेक्टिवनेस है, आपको डेटा पॉइंट्स डालने ही होते हैं ना, आपको वैलिड पॉइंट्स भी डालने होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा। पहला मैं इसका बताती हूँ कि एनालिसिस कैसे होता है। तो एनालिसिस के लिए अगर आपके कोई सीनियर हैं या कोई आपके मेंटोर हैं, उनसे कराओ एनालिसिस, ठीक है। कोई भी सीनियर है, जैसे मेरे केस में मेरे रितेश सर ही करते थे, तो वो मेरा एनालिसिस करते थे और वो मुझे बताते थे कि इसमें क्या कमी है, तो मुझे पूरा गाइड करते थे कि आप इसमें ये जजमेंट लिख सकते हो, या मुझे डायरेक्ट क्रिटिकल क्रिटिसिज्म दे देते थे कि हाँ ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा इसको पढ़ने में, ऐसा जजमेंट लिख सकते हो, ये डायग्राम सही नहीं है, इस डायग्राम को आप ऊपर डाल सकते थे, रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, कंक्लूज़न नहीं अच्छा है, कंक्लूज़न में आप ये स्कीम डाल के कर सकते थे, ये कोट डाल के आप इसको एंडिंग कर सकते थे। तो आप अपने सीनियर और मेंटोर से करवाओ। अगर आपका वैसा नहीं है कि आप कोई सीनियर और मेंटोर को कनेक्ट कर सको, तो आप क्या कर सकते हो कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप अपनी कॉपी डाल दो। हम मोस्टली बहुत ट्राई करते हैं कि आपका उसी दिन कॉपी चेक करके दे दे, बट कभी कभी लेट हो जाता है, तो आप वो कर सकते हो। तीसरा यही है कि आप सेल्फ एनालिसिस करो, ठीक है। तो सेल्फ एनालिसिस में आप यही करोगे कि आप जो अपने नोट्स बना रखें, क्योंकि आप इस कैटेगरी में हो, तो मैं बिलीव कर रही हूँ कि आपने नोट्स बना रखें, आप बस ये देखो कि आप उसका 75 to 80% रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। और न्यूज़ पे अगर अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जो आपने स्टैटिक प्रिपेयर किया तो वही आ गया, है ना। तो यही होता है ना कि मेंटोर है, जैसे रितेश सर मुझे बताते थे कि लिंकिंग करो, पॉवर्टी को जोड़ दो, उससे जोड़ दो, इकोनॉमी से जोड़ो, इकोनॉमी में जो ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत आता है या लॉजिस्टिक का दिक्कत आता है, तो कैसे जो वेलफेयर स्कीम्स की मनी है वो पॉवर्टी के लिए जाती है, वही चीज़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके से। तो आप क्या करो, आप इसके लिए ये भी कर सकते हो कि यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी देख सकते हो, या अभी भी जो बीपीएससी टॉपर्स के कॉपी बहुत अवेलेबल हैं, आप मेरी भी कॉपी चेक कर सकते हो। तो इनकी कॉपीज़ देखो और देखो कि ये इंटरलिंकिंग कैसे करते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका अपने नोट्स का 75 to 80% रिप्रोड्यूस करो। तो ये आपका हो गया रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग, ये आपको करना है। मैं तो सजेस्ट करूँगी 3 to 7 जैन तक है ना, 3 to 7 जैन तक 2024 है। मैं सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट अब 25 दिसंबर तक लिखो, डू राइट, क्योंकि 3 घंटा बैठ के लिखने से कोई नहीं, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होगा जब आप ये कंप्लीट करोगे, फिर आप इसको देखोगे कि आपने जो क्या बोलते हैं, आपने जो अपनी कैपेबिलिटी जो बनाई है वो मेंटेन रह रही है कि नहीं, आपकी स्पीड मेंटेन है कि नहीं है। तो ये एक एज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करता है। मेरे साथ तो यही होता था, अगर मैं नहीं लिखती थी ना तो मैं ज़्यादा टेंस रहती थी कि अरे यार मेरा स्पीड कहीं कम ना हो जाए, अरे यार मैं वो भूल ना जाऊँ, तो मैं ये हमेशा लिखती थी। मुझे याद है 67th में मैंने 2 दिन पहले लिखना छोड़ा था, वरना मैं सेक्शनल ही लिखती थी, लेकिन लिखती थी ज़रूर थी। तो आप अपने हिसाब से देख लो, आपका अगर रिवीजन नहीं ज़्यादा हो पाया तो आप रिवीजन पे फोकस करो। अगर रिवीजन भी साथ साथ अच्छा चल रहा है तो मैं तो बोलूँगी आप 25 दिसंबर तक एटलीस्ट लिखो, और लिख सकते हो तो लिख लो यार, 27, 28, 30 तक लिख लो, ठीक है। और इसके बाद हाँ, दूसरा एवरीडे
एक डीआई बनाओ विथ कैलकुलेटर। और जो हिंदी मीडियम के छात्र नहीं हैं, हिंदी भी पढ़ लो। एक बुक आती है सामान्य हिंदी करके, आपको मिल जाएगी कोई भी बुक स्टॉल पे बीपीएससी के लिए। उसमें PYQ उसके दी रहते हैं और एक ऐसे लिख लो। ये मैं भी नहीं लिखती थी, लेकिन रितेश सर ने बोला इसे तुम लिखो, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी हिंदी में बोल लेती हूँ बट लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है ऑब्वियसली। आप जो नॉर्मल भाषा है वो नहीं लिख सकते आप ऐसे में। तो इस पे भी मैं डेली लिखती थी, 1 पेज एटलीस्ट लिखती थी। धीरे धीरे मैंने 1 से 2-3 पेजेस किए थे और इसकी इवैल्यूएशन मैं रितेश सर से ही कराती थी। तो आप इसकी इवैल्यूएशन भी कराना है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दो। इसकी हम ज़्यादा नहीं करेंगे बट 1-2 आपकी कर देंगे कि आपको बता देंगे कि हाँ आपकी हिंदी सही दिख रही कि नहीं दिख रही है, लिखने लायक है कि नहीं है। और इसके जो बाकी होते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम जो भी पूछता है, तो उसके वही मैंने बताया ना, सामान्य हिंदी करके एक बुक आती है, वो आप खरीद लो और उससे ये कर लो, ठीक है। और ऐसे का भी आपने नोट्स बनाया होगा, तो अगर आपका नोट्स एक जगह कंसोलिडेटेड नहीं है तो बस ये कर लो ना, जो भी कोटेशंस हो गए एक जगह लिख लो उसको और उसको डेली एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। सो ये था फर्स्ट कैटेगरी का कि अभी आपको क्या करना है। और जो सेकंड कैटेगरी हैं उनमें भी 2 है कि आपके नोट्स हैं तब तो बहुत अच्छा, बट आपने आंसर राइटिंग से आप झिझक रहे हैं, आपको डर लगता है आंसर राइटिंग करने में। आप क्या करो ना, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करो डेली, ठीक है। ऐसा आप करो 5 दिन, 5 दिन ज़्यादा हो गया, 3 दिन रख लो। एक क्वेश्चन डेली लिखो आप और उसका इवोल्यूशन आप खुद करो, सेल्फ एनालिसिस करो अपने नोट्स से, ठीक है। फिर इसके बाद आप सेक्शनल में घुसो, हिस्ट्री ले लो, एक दिन पॉलिटी ले लो, ऐसे ले लो, एक दिन करंट अफेयर्स ले लो। फिर ये भी 3 दिन चलो आप, फिर उसके बाद आप जाओ फुल लेंथ टेस्ट में, ठीक है। इस तरीके से बाकी जो DI वाला चीज़ है कि एवरीडे आपको DI बनाना है, हिंदी मीडियम के नहीं हो तो हिंदी वाला भी पोर्शन देख लेना, ऐसे का भी आपको कोटेशन वगैरह एक जगह कर लेना और उसको डेली रिवाइज करो, ताकि कोई भी टॉपिक आए तो आपको वो कोटेशन डायरेक्ट हिट करे और आप वो लिख सको, ठीक है। और हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं ना एज ए होल। आप देखो तो पहले क्या था, अब टिल 67th हमें करना था 3 + 3 + 2 8 क्वेश्चंस, ठीक है। अब 68 से क्या हो गया, 5 शॉर्ट हैं 2 लॉन्ग है, ठीक है। फिर 5 शॉर्ट हैं 2 लॉन्ग है, फिर 5 शॉर्ट 1 लॉन्ग। अब देख लो क्वेश्चन कितने हो गए, 5 5 10 15 20 क्वेश्चंस हो गए। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने हैं बट 1 से 2 पन्ने लिखने हैं ना यहाँ पे भी, तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हो गए ड्रास्टिकली। और ऐसा आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप एक टॉपिक पे, मान लो आप हेल्थ पे लिख रहे हो, तो आप हेल्थ पे जब लिख रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपका दिमाग उसी तरीके से हेल्थ पे काम करते रहता है, आपको हेल्थ का जो भी डेटा आपको प्रोवाइड करते रहता है। बट शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, आपने एक 1.5 पन्ना लिखा, आपको तुरंत अपने दिमाग को स्विच करना है कि मुझे दूसरे टॉपिक पे लिखना है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइम जो आपको 3 आवर्स मिलता है वहाँ पे आपका ना 5 से 10 मिनट के बीच में गड़बड़ हो जाता है। वो कॉपी पे साइन करने आएंगे, आपको साइन करवाएंगे, लास्ट में 1-2 बार आपको ये देंगे, इंटीमेशन देंगे कि 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, तो आपका वो बर्बाद होता ही होता है। तो आप अभी से ही ट्राई करो ना कि 2 घंटा 50 मिनट में आप लिखोगे। ये ट्राई करो आपकी 2 घंटा 50 मिनट में मेरा जो फुल लेंथ टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके पास 3 आवर नहीं, आप यही लेके चलो। इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन के लिए टाइम डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे मेरा था कि लॉन्ग क्वेश्चन मैं करूँगी 18 से 20 मिनट तक, शॉर्ट में करूँगी 5 से 6 मिनट, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टाइम। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा ताकि आपका जो 3 आवर जो है आप पेपर कंप्लीट करके निकलो। क्वेश्चन छूटना मतलब डिजास्टर,
पेपर कंप्लीट करके निकलो। बहुत टाइट चेकिंग हो रहा है कॉपी, और इस बार तो 67 में मतलब एक एक मार्क्स के डिफरेंस पे 10-10 रैंक, 15-15 रैंक का डिफरेंस हो जा रहा है। तो ये बहुत मतलब यूपीएससी टाइप हो गया है, वो बहुत ज़्यादा, बहुत कंपटीशन हो गया है। तो जिनके नोट्स है उनको तो रिवीजन करना है, रिवीजन तो वो कर ही रहे होंगे। आंसर राइटिंग में वो झिझक रहे हैं कि वहाँ कर लेंगे, ये एक डिजास्टर हो जाएगा। वहाँ पे नहीं करना, आपको यही करना है। आप इस तरीके से एक क्वेश्चन करो 3 दिन, फिर सेक्शनल पे जाओ, फिर फुल लेंथ टेस्ट जाओ, और हमेशा इस टाइम को ध्यान में रख के लिखो आप। और जिनके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, तो इट्स नॉट टू लेट अंटिल वी डिसाइड इट्स लेट। ओके, सो आप क्या करो, कोई कोचिंग मटेरियल है होगा, ठीक है, अब मेरे टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, वहाँ पे मैंने नोट्स डाल दिए हैं। एंड और भी बीपीएससी के जो सेलेक्टेड बंदे हैं उन्होंने भी काफ़ी नोट्स डाले हैं, जो सेलेक्टेड टॉपर्स हैं, तो उनके नोट्स पे आप देख सकते हो। बट ठीक है, उसमें आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि दूसरे के नोट्स होते हैं। तो आप क्या करो, कोई कोचिंग मटेरियल रेलिवेंट, जो भी रिनॉट कोचिंग है, जिनके चलते रहती है बीपीएससी के लिए, मतलब अच्छी क्या ठीक ठाक मिल जाती है, तो आप उसके जो ऐसा तो नहीं है कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ के नोट्स होंगे, कुछ के नहीं होंगे। तो कुछ के जिनके नहीं है उनके बस ना 1 पेज नोट्स बना लो, बस 1 पेज नोट्स बना लो, और इसमें करंट के जो एलिमेंट्स हैं ना उसको बस ऐड करते जाओ। और इसका एक और तरीका हो सकता है ना कि आप ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तो उसमें ना आपके जो पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कॉपीज़ आपको मिल जाएगी, तो आप उनसे भी मैच कर सकते हो कि आपका नोट्स मतलब ठीक है या नहीं, या किस लेवल पे है आपका नोट्स, तो आप ये भी कर सकते हो। तो एक टेस्ट सीरीज़ ले लो, इसी बहाने उनकी जो इवाल्यूएटर्स होते हैं टेस्ट सीरीज के, वो हेल्प नहीं होगा, वो एनालिसिस हेल्प नहीं होगा, बट पीयर कॉपी से आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन टेस्ट ज़रूर लिखना, बिना आंसर राइटिंग किए हुए मेंस नहीं निकलेगा। तो प्लीज़ डू आंसर राइटिंग, ओके। तो आंसर राइटिंग, रिवीजन, DI, हिंदी एज वेल फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड ऐसे के कोटेशंस वगैरह एक जगह रख लो, एंड डेली रिवाइज दोज कोटेशंस। तो ये हो गए कि हमें लास्ट 20 डेज़ में, 21 और 22 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए 69 बीपीएससी मेंस के लिए। एंड होपफुल ये वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी, एंड आप ये सारे जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आप अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करोगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।